सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा है, जहां आज दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 10:30 बजे सूर्या क्लब और कैंट के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे। बता दें कि दौरे के तीसरे दिन यानी 18 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अध्याय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्यों को देखेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं, जहां वो आज तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं बता दें कि 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्य को देखेंगे। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं, आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं? देखिए, मेरे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और कल तकरीबन 4:30 बजे उनका लखनऊ आगमन हुआ। एयरपोर्ट से सीधे वो नदवा कॉलेज राबे हसन नदवी के परिवार से मिले और पिछले दिनों ही इनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार से मिले और उन्होंने सांत्वना दी। उसके बाद वो मनकामेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक किया उन्होंने, फिर हनुमान जी की पूजा अर्चना की, चौक हनुमान मंदिर पे की। आज दूसरा दिन है, आज भी कुछ कार्यक्रम रक्षा मंत्री के तय किए गए हैं, जहां वो सूर्या क्लब और कैंट के कार्यक्रमों में बाकायदा शिरकत करेंगे और वहां लोगों को संबोधन करेंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पे आयोजित एक सेमिनार में भी वो संबोधन करेंगे। और जिस तरीके से 2014 के बाद से भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग जो है वो मुकामों को हासिल कर रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो फार्मा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वो आत्मनिर्भर बना रहे। इस पर एक सेमिनार होगा, जिसपे व्याख्यान बाकायदा देश के रक्षा मंत्री का होगा। तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो इस आत्मनिर्भर भारत सेमिनार के आयोजन में संबोधन करते हुए कहेंगे। इसके अलावा 9 साल की जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, उनको भी गिनाएंगे, उनको ही बताएंगे। इसके अलावा अगर बात कीजिए, जब उनके दौरे का तीसरा दिन होगा, काफी खास दिन होगा, तकरीबन 11:30 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देव फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहां संबोधन करेंगे। इसके बाद हम बता दें कि तकरीबन 4 बजे के बाद से वो विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद गोमती नगर स्टेशन पे जो विकास कार्य है उनका भी वो निरीक्षण करने के बाद तकरीबन 6 बजे करीब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये लखनऊ दौरा सियासी मायनों में भी काफी महत्वपूर्ण रखता है। देश में आम चुनाव होने वाले हैं, लगभग 8 से 10 महीने का समय शेष है। ऐसे में देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लखनऊ से सांसद हैं। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं और जो लखनऊ से खासा लगाव रखते हैं। पहले अटल जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे और लखनऊ की जनता ने अटल जी को काफ़ी प्यार दिया था। उसके बाद उनके जाने के बाद उनकी यह जगह की भरपाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, राजनाथ सिंह की लोकप्रियता हर वर्ग और समुदाय के लोगों में लखनऊ में बनी हुई है। मयूरी, विवेक, जिस तरह भी आपने बताया कि राजनाथ सिंह तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उनके साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे और कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने भी बड़े पदाधिकारी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये सब यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। विधायकगण को भी उपस्थिति रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इन आयोजन में उपस्थित रहेंगे। हमने देखा है कि कल जिस तरीके से राजनाथ सिंह का पहला दौरा था, महापौर भी शामिल हुई थी, चौक गई थी, बाकायदा गदा भेद किया गया राजनाथ सिंह को। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह के उनके साथ हैं, अलग अलग जगहों पे उनके साथ देखे गए थे। जिस तरीके से बात हो रही है आम चुनाव की
तो इसको देखते हुए राजनाथ सिंह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके पहले बात करें उनके 3 दिवसीय दौरे की, तो डीएम ने पहले से ही जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं के तमाम जो निरीक्षण है वो कर चुके थे और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। बात की जाए चाहे वो रूट डाइवर्जन से लेके ट्रैफिक की बात हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन के द्वारा उनके दौरे से पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी, सुदृढ़ कर ली गई थी। और व्यवस्थाएं जो है वो रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर काफ़ी कुछ इंतजाम इस प्रकार के किए जा चुके हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो कल भी तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और आज भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ सकते हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल ने बातों बातों में ऐसा इशारा किया। इसके साथ उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार होगी और विपक्ष की सरकार बनेगी। बता दें कि आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है। यहां से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव 2014 से 19 तक सांसद रहे हैं। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता। उनके इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में यहां से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। 2022 में आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में सपा भले ही जीत ना सकी हो, लेकिन अखिलेश यादव को यह मालूम है कि आजमगढ़ सपा का मजबूत किला रहा है, इसलिए यहां से किसी मजबूत नेता को चुनाव लड़ाया जाए जिससे अपने किले में भाजपा को सेंधमारी करने से रोका जा सके। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है शिवपाल यादव की। देखिए मयूरी, कल आजमगढ़ के दौरे पर शिवपाल यादव थे और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस दौरे में शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का एक खास गढ़ रहा है और जिस तरीके से 2014 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे थे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव भी यहाँ से सांसद रहे थे। और जब अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जब यहाँ से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव को हराकर ये चुनाव जीता था और जब उपचुनाव हुए थे तो फिर दिनेश लाल यादव उस निरहुआ यहाँ से विजेता घोषित हुए थे। वर्तमान में वो यहाँ से सांसद है। अगर बात करें 2022 की तो आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था और जिस तरीके से उपचुनाव आजमगढ़ में हुए थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ये विफलता थी कि वो मजबूती से इस उपचुनाव को नहीं लड़ी थी। जो ये सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जमकर हमला किया और इशारों में कह दिया कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए। अब ये बात देखने वाली है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बयान को किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर उनका गढ़ रहा है, कई बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में अपने गढ़ में सभी को चुनाव की जिम्मेदारियां ली थी और गोरखपुर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल विजयी हुए थे। अगर बात करें तो जिस तरीके से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को काटने की रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है, तो कहीं न कहीं आजमगढ़ से या तो अखिलेश यादव चुनाव लड़े या फिर शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाए, ताकि जो टक्कर है पूर्वांचल में वो बराबर की होती दिख सके और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की कुछ सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी रगड़ सके, उसे हरा सके। विवेक, देखिए कल आजमगढ़ के दौरे पर शिवपाल यादव थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्ट पार्टी तक बता दिया। जी बिल्कुल, सरकार पे लगातार जो है आरोप वो समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और जिस तरीके से लगातार शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव और तमाम बड़े
नेता जो है समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए खड़े हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ से किसे चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं सपा कार्यालय पर, इसके अलावा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर और जन जागरण अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी आम चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, ऐसा कहा जा सकता है। और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर अखिलेश यादव ने दो टूक वो साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी में अब बागियों की खैर रही, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की जो लोग बागी हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। ऐसे में साफ संदेश दे दिया गया है हाईकमान के द्वारा कि समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की गुटबाजी की अटकलें लगती हैं या खबर आती है तो पार्टी बाकायदा उनके ऊपर एक्शन लेगी और शिष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामले में उनको बर्खास्त भी कर सकती है। देखिए, हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी आपसी गुटबाजी के चक्कर में अपना काफी कुछ जो है प्रदर्शन खराब कर चुकी है। हमने निकाय चुनाव में देखा है किस प्रकार से समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती से लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन 17 की 17 निगम की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई। ऐसे में अंदरूनी कलह और आपसी गुटबाजी से कभी परेशान रहने वाली समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ संदेश दे दिया है कि इस प्रकार की गुटबाजी का अंत होना चाहिए और हम एक बन के, एक पार्टी बन के, हर एक कार्यकर्ता का योगदान है कि समाजवादी पार्टी को आगे ले जाए और आम चुनाव में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान दिया जाए और आम चुनाव में बेहतर के बेहतर सीटें भी हासिल करें। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी तमाम जो है आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद की तरफ से भाजपा पे लगाए और जिस तरीके से बात कही जा रही है उन्होंने साफ तौर पर कहा, कुछ दिन पहले पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में साफ तौर पर कहा 2022 में जनता ने हमको चुना था, जनता ने हमको प्यार दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल से लोकतंत्र से छलावा करके विधानसभा चुनाव जीता है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जा रही है कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो अब तक के सबसे हाईएस्ट वोट प्रतिशत रहा है। इसके पहले अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी रालोद के साथ गठबंधन में है। तमाम ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि सभी विपक्षी पार्टी एक साथ मंच पे आएंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी कही जा रही है। ज्यादा समय आज चुनाव में शेष नहीं है। ऐसे में जो रणनीति विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगी ये रणनीति कितनी कारगर होती है। चाहे वो आजमगढ़ से किसी एक को चुनाव लड़ाना हो, चाहे किसी भी लोकसभा सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, समाजवादी पार्टी जहां चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती, उन सीटों पर भी समाजवादी का फोकस ज्यादा रहेगा। जी विवेक, अगर हम देखें लोकसभा के उपचुनाव में सपा भले ही आजमगढ़ ना जीती हो, लेकिन अखिलेश यादव को यह मालूम है कि आजमगढ़ सपा का मजबूत किला है, इसलिए यहां से वो किसी मजबूत नेता को चुनाव लड़ाएगी। अगर शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो सपा को कितना फायदा होगा? देखिए, शिवपाल यादव कद्दावर नेता है और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव की बड़ी अहम भूमिका रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और सपा सुप्रीमो जब वो खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब से ये बात वो जानते हैं और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव ने अहम भूमिका निभाई है। अगर बात करें तो आजमगढ़ की सीट ऐसी है जहां पे किसी न किसी एक बड़े मजबूत नेता को समाजवादी पार्टी जरूर जो है चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रहे थे मुलायम सिंह यादव, खुद 14 से 19 तक सांसद रहे थे। 19 के बाद अगर बात करें 2022 तक अखिलेश यादव रहे थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस सीट को खाली किया और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं की। अगर समाजवादी पार्टी उस चुनाव को मजबूत तरीके से लड़ती, सपा मुखिया वहां पे मजबूत तरीके से कैंपेनिंग करते तो ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहती, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहां से मजबूती से नहीं लड़ी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के और 2019 के रनर अप दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को हुआ और उस चुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ के सांसद बने। अगर बात करें तो लगातार दिनेश लाल यादव वहां पे जाते रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों से बातचीत करते रहे हैं। जब भी मौका मिला है अपने संसदीय सीट पे पहुंचे हैं, लोगों से हालचाल पूछा है और उनसे बातचीत की है। अगर बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी और लोगों का समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 10 से 10 विधानसभा 2022 में वहां जीती है, तो आजमगढ़ से किसी एक मजबूत नेता को चुनाव लड़ाने की कवायद अब समाजवादी पार्टी को तेज कर देना चाहिए, क्योंकि शिवपाल यादव या अखिलेश यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे
तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ गेन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं, इशारों में उन्होंने ये बात कही है। 24 के लिए अखिलेश शिवपाल का मुलायम दांव सामने आ सकता है। भीषण गर्मी में प्रदेश में बिगड़ी विद्युत व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री से लेकर महकमे के बड़े अफसरों को तलब कर अघोषित बिजली कटौती पर बेहद नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री योगी ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर हर एक गाँव से लेकर शहर तक को रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि विद्युत आपूर्ति पर तय हो फीडर वाइज जवाबदेही, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदी जाए, पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही सीएम ने खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के बीच विद्युत की मांग में काफी वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली कटौती की काफी शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं, क्या कुछ निर्देश दिया गया है सीएम योगी के द्वारा? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या चरमराई है, उसको देखकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सब्र का बांध था वो टूट पड़ा है। और रात में शुक्रवार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री है के शर्मा और पावर कारपोरेशन के जो चेयरमैन है एम देवराज, उनको तलब किया गया है। उसके बाद विद्युत बहाली पर जानकारी ली गई, समीक्षा की गई। तो समीक्षा में निकलकर के ये बात सामने आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से नाराजगी उन्होंने जताई है कि आखिर प्रदेश में बिजली व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, क्या व्यवस्थाएं क्यों अव्यवस्थाओं में बदल रही है, क्या समस्याएं आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित भी कर दिया अपने अधिकारियों की जो फीडर वार समीक्षा की जाए, यानी जितने फीडर उस फीडर पर जानकारी ली जाए कि आखिर विद्युत आपूर्ति की दिक्कतें क्यों आ रही है। आघोषित बिजली कटौती को लेकर के वो काफी नाराजगी जता रहे हैं और अपने अधिकारियों को, संबंधित जितने भी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। जबकि कल इस बैठक में, कल समीक्षा बैठक में जब उन्होंने तलब किया था पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज को, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बिजली की कटौती बिल्कुल मानी नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात कही है। अगर तहसील स्तर की बात की जाए तो 22 घंटे और ग्रामीण स्तर की बात की जाए तो 18 घंटे बिजली वो मुहैया कराने की बात करें। उन्होंने एक चीज और साफ तौर पर कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि बिजली कम हो रही है, खपत बढ़ रही है, तो आप बिजली खरीदे, पैसे की कोई कमी नहीं। फिर भी जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता लगातार परेशान हो रही है। रितेश, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्मान बकायेदारों को भी राहत दी गई है। बिजली को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा ने ट्वीट किया है। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल के आंशिक भुगतान की रकम कम की गई है, ए.के. शर्मा ने कहा है। पिछले साल से ही रकम मात्र 100 रुपए कर दिया था। ए.के. शर्मा ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। अब 1 किलोवाट का उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। आज से कटे हुए कनेक्शन को भी जुड़वा सकते हैं, ए.के. शर्मा ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं। बिजली को लेकर 100 रुपए में कटे कनेक्शन को जुड़वा सकते हैं, ए.के. शर्मा ने कहा है। बिजली कनेक्शन कटने जुड़ने का शुल्क भी माफ, ए.के. शर्मा ने कहा है। 31 जुलाई तक कनेक्शन कटने जुड़ने का शुल्क भी माफ है। फिर भी समय से बिल भर देना ही अच्छा होता है, ए.के. शर्मा ने कहा है। और इस खबर पर संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बिजली को लेकर ए.के. शर्मा ने ट्वीट किया है। देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं और एम देवराज चेयरमैन जो बिजली विभाग के, उन्होंने एक आदेश है 31 जुलाई तक जो विद्युत उपभोक्ता है 1 किलोवाट जिनका कनेक्शन है, उनकी जब बिजली विद्युत कट जाता था, सप्लाई कट जाता तो 600 रुपया लगता था जुड़वाने के लिए। इसको सरकार ने माफ कर दिया, वो 100 रुपया कर दिया गया है।
31 जुलाई तक, यानी वो निम्न श्रेणी में आते थे जिनका 1 किलोवाट का कनेक्शन हुआ करता था, उनका जो भार होता था लगभग 1,000 रुपए तक बिल आता था। वो बिल का 25% जमा करके यानी 250 रुपए और प्लस 600 रुपए जो बिजली कटौती का चार्ज होता था, वो 850 जमा किया जाता था, जिसको सरकार ने खत्म कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि 100 रुपए दे करके जो उनकी बिजली कट जाती थी, उस बिजली को जोड़ा जा सकता है, और जो 25% पैसा जमा करने की बात कही जाती थी, उसमें भी मोहलत दिया गया। तो कुल मिला के जो 1 किलोवाट वाले उपभोक्ता है, उनके लिए खुशखबरी की बात है कि 31 जुलाई तक अगर उनके पास बकाया राशि जमा करने का पैसा नहीं है, तो 100 रुपए देकर जिनकी बिजली कट गई हो, वो अपना बिजली जुड़वा सकते। जी रितेश, देखिए एक तरफ प्रदेश पूरी गर्मी भीषण गर्मी से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी बिजली की, और बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। अगर निर्देश के अनुसार काम किया जाता है तो कहीं न कहीं जनता को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए मयूरी, जनता को राहत तब मिलेगी जब अधिकारी एसी रूम से निकल के बाहर काम करे। उपभोक्ता लाइन में लग करके बिजली का बिल जमा करता है, और जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो शक्ति भवन की बात करें जो बिजली विभाग का सबसे बड़ा घर है, वहां पर बैठ के एसी में उनके कंप्यूटर चलते हैं। अधिकारी को जब तक वो फील्ड में नहीं निकलेंगे, उन्हें जनता का दर्द समझ में नहीं आएगा। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल साफ तौर पर ये निर्देशित भी किया है और आनंद फानंद में तलब किया है, इन्हें ऊर्जा विभाग के मंत्री को और चेयरमैन दोनों लोगों को उन्होंने तलब किया है, और इस बात की उनको फटकार भी लगाई है कि बिजली की कटौती बिल्कुल ना हो पाए। जो रोस्टर प्लान के तहत जिस तरीके से 24, 22 और 18 घंटे बिजली की आपूर्ति कही जा रही है, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके बाद जो ऊर्जा मंत्री है के शर्मा, वो भी नाराजगी जताए हैं। जितने भी शक्ति भवन में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर भी सख्ती जताई गई है, और आज से ये व्यवस्था भी कह दी गई, और साफ तौर पर ये कहा गया कि यदि कहीं पर ट्रांसफार्मर फूटे हैं तो ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए, वहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। कहीं से भी कोई कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल जनता इस समय त्राही कर रही है, बिजली कटौती को लेकर के भारी समस्या। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, भीषण गर्मी में प्रदेश में बिगड़ी विद्युत व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं, और उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री से लेकर महकमे के बड़े अफसरों को तलब कर अघोषित बिजली कटौती पर बेहद नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री योगी ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।